Hello students, as we have seen in the earlier lecture, we were talking about human capital formation, that is chapter number 8. In that particular lecture, I have given you the basic meaning of human capital formation, and basically what are the sources through which human capital can be formed. जैसे हमने डिस्कस किया था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स हमने लिए थे. सो टुडे वी आर हैविंग ए एक्सटेंशन ऑफ दैट चैप्टर. हम उस चैप्टर को आगे ले रहे हैं. सो फ्रॉम टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट. अब ह्यूमन डेवलपमेंट कोई नई चीज़ नहीं है, थोड़ा सा बस शब्दों का हेर फेर है, वर्ड्स का जंबल अप किया हुआ है. इफ़ वी सी द डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी हियर, तो इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बाय गुड एजुकेशन एंड हेल्थ. So you can again see, again it is talking about what? We have to provide good education to the person, we have to provide good healthcare facilities to them. That means we need more and more educated and skilled and healthy persons throughout the society. Main aspect is we want more educated person, more skilled persons and more healthy persons. जब सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, स्किल्ड होंगे, ट्रेंड होंगे, तो वी विल से वी हैव डेवलप्ड या वी हैव अचीव द स्टेटस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्दी, एफिशिएंट और स्किलफुल बनाया जाता है. नाउ here we are talking about, we are watching the, or we are going through the chapter of human capital formation. Now we are talking about here what is the role or importance of human capital formation. So very first is coming out as change in emotional and material environment. देखिएगा दो टाइप का एनवायरनमेंट आया है, चेंज इन मटेरियल एंड इमोशनल एनवायरनमेंट. मटेरियल एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमारे चारों ओर या हमारे चारों तरफ जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, और अगर मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात बोलूं तो फैक्टर इनपुट्स हैं. उन फैक्टर इनपुट्स का बेस्ट पॉसिबल यूज़, मोस्ट एफिशिएंट यूज़ एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना. दैट मीन्स हमने बात किया था कि एजुकेशन की बात हम करेंगे, हम ट्रेनिंग की बात करेंगे. तो एजुकेटेड पर्सन, स्किल्ड पर्सन, ट्रेंड पर्सन क्या करेगा, हमारे जो इनपुट्स उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, उन इनपुट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में, एफिशिएंट वे में, ऑप्टिमिस्टिक वे में उसको यूज़ कर पाएगा. तो इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल एनवायरनमेंट. दूसरा हम बात करते हैं इमोशनल एनवायरनमेंट. तो इमोशनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है, इमोशनल एनवायरनमेंट का मतलब है थॉट प्रोसेस या पर्सपेक्टिव. जैसे आज हम एक सीधा सा एग्जांपल बात करें कि एक एजुकेटेड पर्सन में, एक स्किल्ड पर्सन में और एक अनएजुकेटेड या अनस्किल्ड पर्सन में मेजर फ़र्क क्या होता है. एजुकेटेड पर्सन जानता है कि उसके पास जो एजुकेशन है, स्किल्स हैं, उससे वो किसी भी तरीके का बेस्ट पॉसिबल जो अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने आएगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को वो हैंडल आउट कर लेगा. लेटर ऑन अनएजुकेटेड पर्सन या अनस्किल्ड पर्सन हर चीज़ में पैसिमिस्टिक अप्रोच रखता है. अभी जैसे जस्ट एन एग्जांपल हम करंट सिचुएशन या करंट सिनेरियोज़ को डिस्कस करें, तो करंट सिनेरियो में जैसे अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 है, लॉकडाउन्स की प्रोसीजर चल रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने फुल स्पान पे नहीं चल रही है. तो इसमें नो डाउट टेंशन आपके अनएजुकेटेड पर्सन को भी है, एजुकेटेड को भी है. बट स्किल एजुकेटेड पर्सन जानता है कि ये जो अभी टाइम पीरियड आ रहा है, इसमें जो भी हम अभी कमर्शियल लॉसेस उठा रहे हैं, इकोनॉमिक लॉसेस उठा रहे हैं, अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, अगर हम इस कोरोना टाइम पीरियड को सर्वाइव कर जाते हैं, तो बाकी जब वापस से सिचुएशंस नॉर्मल होगी, उस समय हम वापस से इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी के साथ या हेल्दी रूटीन के साथ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करके इनकम कमा सकते हैं. जबकि अनहेल्दी पर्सन या जो अनएजुकेटेड पर्सन है, अनस्किल्ड पर्सन है, वो ऑब्वियसली देखेगा कि यार वो हर चीज़ में पैसिव्स देखेगा. वो देखेगा कि लॉकडाउन चले जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जम्बल्ड अप होती जा रही है, इनकम हो नहीं रही है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं कोई होप नहीं ढूंढ पाएगा. बेसिकली दोनों का सोचने का या दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, पर्सपेक्टिव होगा, वो अलग अलग होगा. तो इमोशनल का मतलब है पर्सपेक्टिव वाइज थॉट प्रोसेसेस, एंड मटेरियल एनवायरनमेंट का मतलब है जो हमारे फैक्टर इनपुट्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ टॉपिक डिस्कस हुआ है. इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं हायर प्रोडक्टिविटी और इनोवेटिव स्किल्स. ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको एक साथ समझा रहा हूँ.
अगर आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस देखे थे तो उसमें एक तो एजुकेशन की बात हुई थी, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ की बात हुई थी, इसके अलावा ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात हुई थी। हम इन 3 टॉपिक्स से ही बात करें तो इन 3 टॉपिक्स में बेसिकली होता क्या है। फिर से हम बात करें एजुकेटेड पर्सन। एजुकेटेड पर्सन अपनी नॉलेज का, अपनी एजुकेशन का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट, जितना पर्सन हेल्दी होगा, द मोर एंड मोर हेल्दी पर्सन, द मोर एंड मोर हार्ड वर्क ही और शी इज़ डूइंग इन टू देयर फील्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, किसी दिन आप क्लासरूम में हैं और तबीयत हल्की सी भी ख़राब हो जाती है तो ऑब्वियस है उस दिन आप अपना क्लास में बेस्ट नहीं दे पाते हैं, और अगर आपकी तबीयत या आपकी हेल्थ पूरी फिट एंड फाइन है तो ऑब्वियसली यू विल गिव द बेस्ट ऑफ योर्स। तो when you are educated, when you are having good health, obviously you will perform with the best of the skills and obviously your productivity will be high. And also on the job training programs हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा आपके स्टाफिंग वाले चैप्टर में BST में ये डिस्कस हुआ है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बेसिकली प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, एंड किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में या किसी भी फील्ड में आपको कुछ नया ज़रूर सिखाते हैं। वो इनोवेटिव स्किल्स जो होती है वो आगे जाके आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाती है। तो हम इन दोनों ही टॉपिक्स को, हायर प्रोडक्टिविटी और इनोवेटिव स्किल्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशन और हेल्थ के साथ कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं तो ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एंड यू विल गेट बेस्ट ऑफ द इनकम्स एंड ऑल। नेक्स्ट इज हायर पार्टिसिपेशन और इक्विटी। इफ़ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 2 में जब आपने 5 ईयर प्लान्स पढ़े थे तो उसमें 5 ईयर प्लान्स में जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उसमें एक गोल आया था इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दैट मीन्स जो भी डेवलपमेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, इनकम जनरेशन हो रहा है, उसमें सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका जो हम कह सकते हैं बेनिफिट पहुंचना चाहिए। अब ये तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेवलपमेंट प्रोसीजर में पार्ट लेंगे। जितनी हमारी एजुकेटेड इकनॉमी होगी, जितनी हमारी स्किलफुल इकनॉमी होगी, जितने ज़्यादा लोगों के पास जॉब या इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेशन का पार्ट होगा, उतने ज़्यादा ही लोगों तक डेवलपमेंट का प्रोसीजर पहुंचेगा या डेवलपमेंट के बेनिफिट्स पहुंचेंगे। हमने डिस्कस किया था कि इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में एक फ़र्क ज़रूर होता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपकी इनकम या जो भी टोटल इनकम जनरेट होगी वो सब तक बराबर नहीं पहुंचेगी, उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि एक रिक्शा पुलर और एक डॉक्टर की सैलरी बराबर होगी। दोनों की सैलरीज में डेफिनेटली या दोनों के पर्क्स एंड रेम्युनरेशन में जो फ़र्क आएगा वो डेफिनेटली होगा, बट वो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों ग्रुप बिल्कुल ऐसे लेवल पे पहुंच जाए कि उनके बीच में किसी तरीके का कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा। तो हायर पार्टिसिपेशन इन इक्विटी का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेवलपमेंट प्रोसीजर का पार्ट बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो इनकम जनरेशन या इनकम के अपॉर्चुनिटीज़ पहुँच सकें। ओके, आफ्टर दैट इन द नोटबुक आई हैव गिवन यू ए साइकिल ऑफ या फिर चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है इकनॉमी में या ऑपरेटेड है तो उससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं वो मैं आपको एक प्रोसीजर के थ्रू बढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के होने की वजह से वो फिजिकल कैपिटल यानी कि हम बोलें फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर पाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने की वजह से जो आपके फिजिकल कैपिटल है दैट इज़ फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स, उनका बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूज़ पॉसिबल हो पाएगा। ड्यू टू दिस वी विल हैव इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ इनपुट, कि हमारे पास जो इनपुट्स होंगे हम सब जानते हैं कि इनपुट्स लिमिटेड होंगे, तो उन लिमिटेड इनपुट्स से हमें मैक्सिमम इनपुट या इंक्रीज्ड इनपुट मिल पाएगा, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी होगी। लेटर ऑन हमने पढ़ा था ट्रिपल आइडेंटिटी में कि प्रोडक्शन को हम चाहें तो जीडीपी के तौर पे या काउंट कर सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इस कैन बी कैलकुलेटेड और कैन बी काउंटेड एज जीडीपी। तो जितना आपका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा योर जीडीपी विल राइज, सो वी विल हैव ए इंक्रीज्ड जीडीपी। लेटर ऑन जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज होगा यू विल हैव
better employment chances, or higher employment, we can say it more jobs generation. जैसे जैसे लोगों के पास जॉब्स जनरेशन होगा, जॉब्स की वजह से लोगों का इनकम लेवल इंक्रीज होगा। हमने पढ़ा था कि जॉब ही या एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या किसी भी तरीके की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही वो चीज़ है जो हमें आगे जाके इनकम्स जनरेट करके दे सकती है। तो आवर इनकम लेवल्स विल बी इंक्रीज्ड। Due to higher income level, you will increase your expenditure, especially on education and health. आपकी इनकम स्टेटस जैसे जैसे बेटर होता जाएगा, आप बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात करना शुरू करेंगे, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अटेंड करना शुरू करेंगे। एंड वंस योर एजुकेशन ऑन एक्सपेंडिचर एंड हेल्थ इज इंक्रीज्ड, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि हमने सबसे पहले ही ये दो सोर्सेज पढ़े थे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के दो मेजर सोर्स है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सो अगेन यू विल हैव ए इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ये साइकिल फिर से घूमने लग जाएगा। सो दिस इज द साइकिल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से इकोनॉमी में क्या इफेक्ट्स ऑपरेट होते हैं। नाउ वी आर इन द नेक्स्ट टॉपिक talking about some problems related to human capital formation, specifically in terms of India, कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के एम के बीच में या जो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसीजर है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में या हमारी कंट्री में फेस करनी पड़ रही है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स related to human capital formation। एक बात मैं आपको बता दूं कि HCF it is not the standard abbreviation for human capital formation, it is just यहाँ पर टाइम सेविंग के लिए मैं HCF लिख रहा हूँ, बट इन एग्जामिनेशंस और एनी टाइप ऑफ असाइनमेंट और टेस्ट यू हैव टू कीप इट इन फुल फॉर्म। HCF यूज़ मत कीजिएगा प्लीज़। ओके, तो प्रॉब्लम्स आर टोल्ड एज नंबर 1 पॉपुलेशन, नंबर 2 brain drain, number 3 deficient manpower planning, next is insufficient on the job training, and lastly low academic standards। These are the major 5 problems which are related to human capital formation in India। See, सबसे फर्स्ट ही प्रॉब्लम आ रही है पॉपुलेशन। पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि पॉवर्टी का सिंगल हैंडेडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है या रीज़न जो है दैट इज़ पॉवर्टी, पॉपुलेशन। अब एक सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, प्रेशर ऑन रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग। हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से पर पर्सन जो हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रिसोर्सेज की, वो कम होती जा रही है। तो प्रेशर ऑन रिसोर्सेज बढ़ रहा है, इस वजह से रिसोर्सेज उतने एफिशिएंट वे में अब यूज़फुल नहीं हो पाएंगे, या चाहे हम उनसे जितना भी प्रोडक्शन बढ़ा लें, कितना भी प्रोडक्शन बढ़ा लें, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती रहेगी अल्टीमेटली वो इंक्रीज पॉपुलेशन आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी या टोटल इंक्रीज इन आउटपुट को हमेशा शो छोटा ही करेगी। तो पॉपुलेशन हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक मेजर प्रॉब्लम और हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है पीपल हु आर बॉर्न इन इंडिया, एजुकेटेड इन इंडिया और ट्रेंड इन इंडिया, वर्किंग or migrating to other countries। आपने एक मूवी देखी थी लास्ट ईयर और स्कूल ने भी आपको अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप सबको मूवी शो के लिए ले गए थे। मूवी का नाम था सुपर 30 और सुपर 30 की स्टार्टिंग में या ट्रेलर में और इवन फर्स्ट सीन में ही आपने देखा था कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ के नाम लिए गए, उनके टॉप मोस्ट CEOs के नाम लिए गए
और इवन ये भी कहा गया, लास्ट डायलॉग मुझे बहुत अच्छे से याद है, कि अगर इन CEOs के नाम पता नहीं है तो एक बार गूगल कर लीजिए और लगे हाथ गूगल के CEO का भी नाम देख लीजिएगा। और उसमें टेक या उसमें मेन पैच ये आया था कि ये जितने भी नाम उसने काउंट करवाए थे वो सब इंडियंस थे। अब नो डाउट इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेस्टीज कि इंडियंस इतने बड़े बड़े प्रोसीजर्स संभाल रहे हैं, इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स को संभाल रहे हैं, इतनी अच्छी पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि ये जितने भी उन्होंने काउंट किए थे नेम्स, चाहे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब इंडियन टेक कंपनीज नहीं हैं, ये सब इंडियन कंपनीज नहीं हैं, ये सब फॉरेन कंपनीज हैं। एंड लेट मी से यू, जितना ये कंपनीज डेवलप हो रही है उससे उस कंट्री के GDP में काम हो रहा है या काउंट हो रहा है जहाँ की एक्चुअली वो कंपनी है। चाहे हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज़ अमेरिका बेस्ड कंपनी, हम बात करते हैं गूगल, अगेन अमेरिका बेस्ड कंपनी। अब वहाँ पे भले ही आप गूगल को कितना भी प्रॉस्पर कर दो, उससे इंडिया की इकनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे इकनॉमी को फ़ायदा होगा अमेरिका की। हम बात कर चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको नॉर्मल रेजिडेंट कंसेप्ट पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि गूगल इज़ नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इवन राइट नाउ सुंदर पिचाई या सत्य नडेला, ये जितने भी टॉप मोस्ट नाम हम लें इन टेक फर्म्स के जीनियसेस के, वो इंडिया में काउंट नहीं हो रहे। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? इंडिया। सोचिए अगर मिस्टर सत्य नडेला, मिस्टर सुंदर पिचाई और या जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम हैं वो इंडिया में ही रहकर वर्क करते और इंडिया में ही कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा टेक जायंट खड़ा कर देते, तो उससे इंडिया की इकनॉमी को डायरेक्ट फ़ायदा होता। बट दे आर वर्किंग टू द अदर कंट्रीज़। आज की तारीख में नासा में 33% जो इंजीनियर्स काम करते हैं वो आज भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। अब सोचिए, उससे नासा का फ़ायदा हो रहा है, उससे इंडिया का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर हाँ वही लोग सारे के सारे इसरो में काम करते हैं, इंडिया की स्पेस एजेंसी में काम करते हैं, तो माइट बी पॉसिबल आवर स्पेस प्रोग्राम वुड हैव गॉन टू फर्दर एक्सटेंट। तो ब्रेन ड्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से होता क्या है कि पर्सन किसी और कंट्री में बॉर्न हुआ, एजुकेट हुआ, ट्रेंड हुआ, वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ किया, बट जब वर्क करने की बारी आई या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की बारी आई तो वो उस कंट्री में ना रह के किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर गया, और जिस कंट्री में अब वो माइग्रेट कर गया है वो वहाँ की इकोनॉमी में या वहाँ की GDP में जिसको हम कहेंगे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ से लोग पढ़ के जाते हैं, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, स्किल्स डेवलप करके जाते हैं और दूसरी कंट्रीज़ की इकनॉमी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम ये है। नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। इंडिया के बारे में कहा जाता है इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन के मामले में हम सेकंड नंबर पे स्टैंड करते हैं। बट एक फैक्ट और है कि वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है। वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, यानी हमारा जो एज ग्रुप है पॉपुलेशन में, एज ग्रुप वाइज अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ यंग ब्लड ज़्यादा है। दुनिया का सबसे यंग नेशन हमारा नेशन है। अब इन दोनों फैक्ट होने के बावजूद भी हम अपनी कंट्री को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद गवर्नमेंट के पास या हमारे ऑफिशियल्स के पास, प्लानर्स के पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है जिससे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वो स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर पाएँ। इंडिया की जो हम कह सकते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, मैन पावर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसे यहाँ जॉब नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है। और इसी जॉब अपॉर्चुनिटी के ना मिलने की वजह से वो ब्रेन ड्रेन करके किसी दूसरी कंपनी में या दूसरी कंट्री में पहुँच जाते हैं। सोचिए अगर जो मिस्टर सत्य नडेला हैं, मिस्टर सुंदर पिचाई है, उनको इंडिया में ही कोई ऐसी फर्म मिल जाती जहाँ पे वो अपनी स्किल्स डेवलप कर पाते और इतना बड़ा रेप्यूटेड वर्क कर पाते हैं, तो क्या उनको अमेरिका जाने की ज़रूरत पड़ती? नो। बट क्योंकि उनको पता है कि उनके टैलेंट को कद्र करने वाला या उनके टैलेंट जितना यहाँ पे कोई जीनियस या टेक फर्म है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मूव करने के लिए दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर गए। तो इंडिया में ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देखनी पड़ेगी कि हमें अपनी जॉब पॉपुलेशन को स्पेसिफिकली जॉब्स ज़रूर ऑफर करने पड़ेंगे। एक है इनएफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखिएगा
इंडिया में अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो आप स्किल सीख के आए हैं दैट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, आप इसके बाद अब अपने नॉलेज को एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमारी कंपनीज़ के पास कहीं ना कहीं बजट की प्रॉब्लम्स हैं, फिनेंस की प्रॉब्लम्स हैं, तो कई बार बजट इश्यूज़ की वजह से या ट्रेनिंग प्रोग्राम की कॉस्ट की वजह से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, और इनोवेशंस जो नॉलेज के फील्ड में हो रहे हैं या प्रोडक्टिविटी के फील्ड में हो रहे हैं, प्रोडक्शन के फील्ड में हो रहे हैं, वो सब नहीं हो पाते हैं, एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी लो रहती है। एंड फाइनली लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का मतलब आज भी ये है कि हमारी अभी भी एजुकेशन जो चल रही है वो डिग्री ओरिएंटेड चल रही है, जबकि आज की तारीख में और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद हमें एक जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की ज़रूरत है। बट हमारे यहाँ अभी भी जो एजुकेशन प्रोसीजर चल रहा है वो डिग्री ओरिएंटेड है, पर्सन को बस डिग्री मिलनी चाहिए। लेकिन जब वो डिग्री मिल चुकी होती है एंड जब वो पर्सन एग्जैक्टली फील्ड में उतरता है तो उसके पास वर्किंग नॉलेज ज़ीरो होता है, एंड ऑब्वियसली फिर उसे जॉब सर्च करने में और फिर जॉब में सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है। सो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं दैट आर रिलेटेड टू HCF or human capital formation. So we have seen the meaning of human development as well as the problems related to human capital formation in India.